हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव पाठक पे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था आपसे कि अगली बार फिर से एक नई वीडियो आएगी जो कि कनाडा पीआर प्रोसेस पे होगी, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने सारा पीआर प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया है सिंपल स्टेप्स में और उनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है जितनी सरल भाषा में कर सकता था। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो में जो पहला पीआर प्रोसेस का स्टेप है वो है हमारा अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना कि हम पीआर प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो इस प्रोसेस में आपको 6 फैक्टर देखने को मिलेंगे। जो 6 फैक्टर हैं आपके ये, तो इन 6 सिलेक्शन फैक्टर को आप देखेंगे तो इन सबको मैंने पॉइंट्स के हिसाब से डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है आपका आता है लैंग्वेज, जिसको हम आइल्स टेस्ट बोलते हैं। इसमें आप मैक्सिमम जो पॉइंट एक्वायर कर सकते हो 28 पॉइंट्स हैं, 28 पॉइंट हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है इसकी लैंग्वेज टेस्ट के आइल्स की कि ये आपके खुद के कंट्रोल में होता है कि आपको इसमें मैक्सिमम पॉइंट एक्वायर करने हैं नहीं करने हैं। उसके अलावा बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। दिस इज़ द ओनली फैक्टर जहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर पॉइंट्स एक्वायर कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में आपके जो मैक्सिमम पॉइंट बनते हैं 25 पॉइंट्स, 25 पॉइंट बनते हैं दोस्तों। ये 25 पॉइंट आपके वेरी करते हैं कि आपके पास मास्टर्स डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है या डॉक्टरेट है। और ये पॉइंट क्लेम करने के लिए आपके पास एजुकेशनल असेसमेंट आपका होना चाहिए, जिसको हम ECA बोलते हैं। वो अपना अगले स्टेप में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसको बेसिस पे हम अपनी पीआर प्रोसेस में क्लेम कर सकते हैं 15 पॉइंट मैक्सिमम। वो डिपेंड करेगा, आप जो वर्क एक्सपीरियंस अपना शो करें वो स्किल कैटेगरी के अंदर आना चाहिए और उसके जितने आप ज़्यादा ईयर का होगा आप उतने ज़्यादा पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। बट मैक्सिमम कैपिंग जो है वो 15 पॉइंट पे है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए वो है आपका एज। एज में आपके मैक्सिमम 12 पॉइंट बनते हैं और अगर आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में है तो आपको पूरे 12 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपकी एज 35 से ऊपर और 47 साल से कम है तो आपको हर एक साल का -1 पॉइंट करना है। उसके बेसिस पे आपका स्कोर आ जाएगा इसका। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉब ऑफर इन कनाडा। इसमें आपको 10 पॉइंट मिल सकते हैं। वो तब मिलते हैं अगर आप शो कर सकते हो कि आपके पास ऑलरेडी कनाडा में जॉब ऑफर है आपके पास। उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शो करने के बाद आपको ये पॉइंट आपकी पीआर की जो प्रोफाइल होती है उसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है अगर आपका कोई क्लोज रिलेशन में, जिसको हम इमीडिएट फैमिली भी बोलते हैं, वो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहा है, उसका आप डिटेल्स शो करके अपने पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका ये भी है, अगर आपने वहाँ पर एजुकेशन करी है या आपका वर्क एक्सपीरियंस है कनाडा का, तब आप क्लेम कर सकते हो। अनदर पॉइंट इसमें, अगर आपके पास आपका स्पाउस आपके साथ जा रहा है, स्पाउस के पास एजुकेशन या एक्सपीरियंस है वहाँ का, तब भी आप इसके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो। अब हमें समझना होगा कि अडेप्टेबिलिटी को यहाँ पे इन्होंने क्यों डाला हुआ है। अडेप्टेबिलिटी में अगर आप वहाँ पे शो कर देते हो कि आपका ऑलरेडी कोई नोन है, क्लोज रिलेशन में है, फैमिली मेम्बर है, तो गवर्नमेंट ये उससे सपोज करती है कि आप कंपेयरिंग टू अदर पीपल जिनका वहाँ पे कोई नोन नहीं है, आपको सेटल होने में कम टाइम लगेगा और आप कैनेडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट जल्दी करना शुरू कर दोगे। और इसके आपको 10 पॉइंट मिल सकते हैं जो कि बहुत क्रूशल होते हैं आपके। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो मैक्सिमम पॉइंट बनते हैं 100 बनते हैं 100, पर आपको क्वालिफाई करने के लिए 100 में से सिर्फ 67 पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के स्कोर के बीच में और जो आपका CSR स्कोर होता है दोनों में। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी स्कोर जो आपका होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप पीआर के प्रोसेस के एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके बाद ही आपका कुछ करना इसके आगे पॉसिबल हो पाता है। CSR स्कोर वो होता है जिसके बेसिस पे आपका ड्रॉ में नाम आता है और आपका ITA आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टेप आता है पीआर प्रोसेस का, वो आता है आपका ECA, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। इसमें होता क्या है, आपकी बेसिकली जो आप एजुकेशन शो कर रहे हो पीआर प्रोसेस के थ्रू, जिसके आप पॉइंट क्लेम करोगे, बिफोर क्लेमिंग द पॉइंट्स आपको उसके लिए असेसमेंट करवानी पड़ती है अपनी, जिसके लिए स्पेसिफिक
इंस्टीट्यूट्स हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ करे हुए हैं, उनके ज़रिए ही आप इन सब असेसमेंट करवा सकते हो। इसमें ऑन एन एवरेज जो टाइम लगता है वो 3 मंथ्स का लगता है। वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी कितनी एक्टिव है रिस्पॉन्ड करने में, और आपका जो आप चूज़ कर रहे हो इंस्टीट्यूट जहाँ से आपको आप ECA करवाना है आपका, वो कितना टाइम लेता है। तो बेसिकली जो टॉप के 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो असेस करते हैं, एक है आपका, दूसरा है आपका ICAS। सो इन दोनों में टाइम का बहुत डिफरेंस होता है। वेस्ट वाले लेते हैं आपका ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स, और जो ICAS है उसमें 6 महीने तक का टाइम बड़े आराम से आपको लग सकता है। और इसकी जो कॉस्ट होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 15,000 से 18,000 के बीच में पर पर्सन आपकी हो सकती है। अब इसकी बट जो ऑफिशियल कॉस्ट है वो आपकी 230 कैनेडियन डॉलर, जो ऑन एन एवरेज आज के हिसाब से जो आपका करेंसी एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से बनता है 13,500। पर इसमें जो एक्स्ट्रा पैसे आपके लगते हैं वो लगते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करना। आपकी यूनिवर्सिटी के कम चार्ज करती है, ज़्यादा चार्ज करती है, तो ये अमाउंट वेरी करेगी। प्लस आपका जो आप यूनिवर्सिटी के पास जाते हो, समटाइम्स उनको 2 बार डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं, तो उसके भी आपसे वही पैसे खुद चार्ज करते हैं, वो अपनी जेब से कुछ पे नहीं करते। तो वो जो एडिशन होगा वो सारा आपका इस 15,000 से 18,000 के बीच में फॉल करेगा। तो दोस्तों थर्ड स्टेप जो है हमारा पीआर प्रोसेस का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जो आपकी प्रोफाइल के स्कोर को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, वो है आपका आइल्स का टेस्ट। सो आइल्स का टेस्ट जो है आपका, ये बहुत क्रूशियल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ आपके कंट्रोल में होता है कि आपको इसमें कितना स्कोर लेके आना है, और इसको बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन करते हो। इसीलिए इसमें ऑन एन एवरेज आपको जो टाइम लग सकता है वो लग सकता है आपका 1 से 3 महीने के बीच में, क्योंकि हो ये सकता है आपका जो डिज़ायर स्कोर है वो एक बार में ना आए और आपको 2 बार देना पड़ जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 3 बार देना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो इसमें टाइम लग सकता है आपको 1 से 3 महीने का, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कॉस्ट जो आती है दोस्तों इसकी पर पर्सन होती है 14,000 पर सिटिंग पर टेस्ट। अगर आपको मल्टीपल टाइम देना पड़ गया बदकिस्मती से, तो ये कॉस्ट जो है आपकी +1 ऐड होती जाएगी, 14,000 28,000 ऐसे करके बढ़ती जाएगी। कॉस्ट के बाद अगर बात करें दोस्तों, तो 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आइल्स का एग्ज़ाम करवाते हैं इंडिया में। पहला है IDP, दूसरा है आपका ब्रिटिश काउंसिल। दोनों के टेस्ट का फॉर्मेट सेम रहता है, पर लोगों में कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ को लेके कि IDP या ब्रिटिश काउंसिल का अलग होता है, तो दे ट्राई टू चूज़ द ईजीएस्ट वन। और इसमें मोड ऑफ एग्ज़ाम 2 तरह के होते हैं, कंप्यूटर डिलीवर्ड और पेपर डिलीवर्ड। कंप्यूटर डिलीवर्ड में आपको सारा कुछ कंप्यूटर पे करना पड़ता है, और पेपर डिलीवर्ड में आपको सारा कुछ हैंड रिटन करना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम आपका जो स्पीकिंग टेस्ट होता है, रीडिंग, राइटिंग और आपका जो है लिसनिंग, सारा आप हाथ से बैठ के करते हो। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, अगर आपका रिज़ल्ट जो है जल्दी चाहिए होता है, तो उस रिज़ल्ट के लिए आपको, मेरा प्रेफरेंस होता है कि आप कंप्यूटर डिलीवर्ड लो आप, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट है 3 दिन के अंदर आ जाता है, बिजनेस डे। और पेपर डिलीवर्ड का आपका जो लग सकता है टाइम, वो लग सकता है आपको 11 से 20 दिन के अंदर अंदर, कोई भी टाइम में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो दोस्तों पीआर प्रोसेस का जो चौथा स्टेप है, स्टेप 4, उसमें आप कैलकुलेट करते हो अपना CSR स्कोर। CSR स्कोर करने के लिए आपको कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे लिंक मिल जाता है ईजिली। उसमें आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हो, आपकी एज, आपका आइल्स का स्कोर, आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कनाडा का कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसकी इन्फॉर्मेशन आप डालते हो, और कुछ ही मिनटों में, 15 से 20 मिनटों में आपके पास आपका CSR का स्कोर आ जाता है। और इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि आप सब कुछ अपने आप से कर रहे हो। तो बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इन्फॉर्मेशन उसमें डाल रहे हो वो एक्यूरेट हो, तो अगर आपको जो रिज़ल्ट मिले स्कोर का आपका, वो पूरा एकदम सही आना चाहिए, उसमें कोई ऊपर नीचे स्कोर ना हो, ताकि आपको प्रोफाइल बनाने के टाइम पर उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आपका पीआर प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करना। अपना प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपने वो ऑलरेडी गैदर कर रखी है। आपका आइल्स का स्कोर भी आ चुका है, आपने अपना ECA करवा रखा है। तो इसके बाद आपको वहाँ पे जाना है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, जो लिंक आपको इमिग्रेशन की वेबसाइट पे मिल जाएगा बड़े आराम से। तो दोस्तों इसमें आपको जो टाइम लग सकता है ऑन एन एवरेज 1 से 2 घंटे का लग सकता है, निर्भर करता है आपकी स्पीड पे कंप्यूटर यूज़ करने पे। और इसकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी और अपडेट कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा पीआर प्रोसेस का, जो कि छठा प्रोसेस है, वो है आपने जैसे सारी इन्फॉर्मेशन अभी अपडेट कर दी है, गैदर आपने खुद करी थी, तो ये सबसे पेशेंट वाला स्टेप होता है और सबसे ज़्यादा आपको इसी में एक्साइटमेंट होती है
क्योंकि आप अब वेट कर रहे होते हो अपने ड्रॉ का। जी हाँ, बिल्कुल, आप वेट कर रहे होते हो अपने ड्रॉ का कि आपका लकी ड्रॉ में नाम आ जाए और आपको जो है नेक्स्ट स्टेप में आप फॉरवर्ड हो जाओ। जो ड्रॉ होता है दोस्तों वो महीने में 2 बार होता है, बट कोविड की वजह से बीच में ड्रॉ बिल्कुल बंद हो गया था क्योंकि ट्रैवल बैन था। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि वापस से ड्रॉ शुरू हो गए हैं। ऑन एन एवरेज 1 महीने का टाइम आपको लग सकता है प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद। तो दोस्तों पीआर प्रोसेस का जो 7th स्टेप है, 7वां स्टेप, वो होता है आपका इस प्रोसेस के अंदर आपका जो है प्रोफाइल बनाने के बाद इनविटेशन टू अप्लाई, जिसको आईटीआई भी बोलते हैं, वो आ जाता है। इसको जो ऑन एन एवरेज टाइम लगता है वो आपका 1 महीने तक का टाइम लगता है, जिसमें आपका आ जाता है ड्रॉ में नाम और आपके पास आईआरसीसी की तरफ से आपके नोटिफिकेशन आता है ईमेल कि आपका ड्रॉ में नाम आ चुका है और आप इनविटेशन टू अप्लाई जो आईटीआई है वो कर सकते हो और आपका जो पीआर का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट स्टेप आगे आ जाता है हमारे पास होता है अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो आईआरसीसी की तरफ से हमें टाइम मिलता है वो 7 दिन का मिलता है डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके और सबमिट करना, अपलोड करना। डॉक्यूमेंट्स जो आप कलेक्ट करते हो सरकारी होते हैं, कुछ इनमें से उनकी कॉस्ट डिफरेंट होती है हर डॉक्यूमेंट की, फ़ीस वगैरह। तो आपको जो अप्लाई करते हैं आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो दोस्तों पीआर प्रोसेस का जो स्टेप 8 है वो होता है आपका पीसीसी कलेक्ट करना। आपको पीसीसी कलेक्शन का मतलब होता है आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपकी जो लोकल पुलिस अथॉरिटी है आपके एरिया में। इसको कलेक्ट करने का जो तरीका है, आपको नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। वहाँ पे आप जाएंगे, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करके फ़ीस पे कर देंगे अपनी, और उसके बाद जो है आपको आपकी जो फाइल होगी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, और वहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो फॉलो करेंगे और विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में आपको अपनी जो है पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है आपकी, और आपको आपका डॉक्यूमेंट जो है मिल जाता है। वो इसकी जो कॉस्ट होती है वो 15 से 2000 के बीच में होती है पर पर्सन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, अगर आप पिछले 10 साल में किसी भी और कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा रहे हो तो आपको वहाँ से भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेटर होगा आपका आईटी आते ही आप उसको अप्लाई कर दें, सो दैट डिले ना हो कुछ भी आपका आगे। और दोस्तों जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें, सो पीआर प्रोसेस का जो 9th स्टेप, जो 9वां स्टेप होता है आपका, वो होता है आपका मेडिकल टेस्ट। सो मेडिकल टेस्ट आपका जो होता है इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट देखना चाहती है कि जो लोग पीआर लेके वहाँ पे आ रहे हैं, जो उनके फ्यूचर सिटीजन बनेंगे, उनमें कोई ऐसी डिजीज़ ना हो जो वहाँ की पॉपुलेशन में फैल जाए और उनको ट्रीट करने में मुश्किल आ जाए। सो ये सारा मोटिव होता है मेडिकल टेस्ट का। और मेडिकल टेस्ट जो होता है आप जाके किसी भी अपनी आसपास की लेबोरेटरी से नहीं करवा सकते अपनी मर्ज़ी से। इसके लिए एक डेजिग्नेटेड सेंटर्स मेंशन होते हैं जो आईआरसीसी की वेबसाइट की लिस्ट अवेलेबल है, उससे आप जाके करवा सकते हैं। इसको ऑन एन एवरेज जो टाइम लगता है 2 से 3 घंटे का लगता है। और दोस्तों जो इसमें कॉस्ट लगती है वो होती है आपकी 5500 रुपये पर पर्सन पर टेस्ट। इसमें जो टेस्ट में होता है बेसिकली आपका यूरिन टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, आई साइट टेस्टिंग होती है, वेट होता है आपका, और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, वो सारा इसमें कवर रहता है। दोस्तों आपके पीआर प्रोसेस का 10th स्टेप जो होता है वो होता है आपको प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जिसको हम रेफरेंस लेटर भी बोलते हैं, वो कलेक्ट करना होता है अपने एम्प्लॉयर से। और इसमें आपको जो टाइम लग सकता है 1 महीने तक का लग सकता है, डिपेंड करता है आपका जो ऑफिस का एचआर डिपार्टमेंट वो कितना जल्दी काम करता है। कॉस्ट इसकी बिल्कुल फ्री होती है। दोस्तों इसमें आपकी 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेंशन होनी बहुत ज़रूरी हैं, उनमें से एक होता है आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी, आवर्स वर्कड, और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सारा कुछ जो होना चाहिए आपकी कंपनी के ऑफिशियल लेटर हेड पे होना चाहिए विद ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ एचआर एंड योर रिपोर्टिंग मैनेजर, सो दैट अगर चाहे आरसीसी तो उनको कांटेक्ट करना तो डायरेक्ट कर सकें। इसका अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, आपको हज़ारों फॉर्मेट मिल जाएंगे। बट अगर आप चाहते हो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, और सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, और आपको अपना रेफरेंस लेटर भी दिखा सकता हूँ उसमें। दोस्तों पीआर प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 11वां, वो होता है आपका प्रूफ ऑफ फंड्स। सो प्रूफ ऑफ फंड्स आपको बेसिकली चाहिए होता है ताकि कनाडा गवर्नमेंट अश्योर हो जाए कि अगर आपको आपके वहाँ पे लैंड करने के बाद इन केस 2-3 महीने 6 महीने जॉब नहीं मिलती तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप कनाडा में वहाँ के हिसाब से आप सर्वाइव कर सको और आपको वहाँ पे कोई स्ट्रगल ना करना पड़े। यही इसका मेन मोटिव होता है। और आपको ये जो डॉक्यूमेंट लेना होता है या आपको लेना होता है आपके उस बैंक से जहाँ पे आपने अपना डिपॉजिट रखे हुए हैं, पैसे रखे हुए हैं,
एफडीज करवाई हैं उनसे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट में मेंशन जो होती हैं डिटेल्स वो सारे आपके पैसे के रिलेटेड होती हैं, कितने क्रेडिट कार्ड थे आपके पास, कितना लेन देन था आपका, कितने अकाउंट में पैसे हैं, कितनी एफडीज हैं, वो सारी डिटेल होती है। इसको लेने में आपको मैक्सिमम 1 दिन लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी बैंक कैसी है, उनका काम करने का तरीका कैसा है। दोस्तों कॉस्ट इसकी कुछ नहीं होती है। अगर आपको इसका फॉर्मेट प्रॉपर चाहिए कि कैसे फॉर्मेट होता है, क्या इसमें मेंशन होते हैं डिटेल्स, तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हो। अगर आप चाहते हो सेपरेट वीडियो बनाना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट मैं कमिंग फ्यू डेज़ में आपके लिए वीडियो रेडी कर सकूँ। दोस्तों पीआर प्रोसेस का आपका स्टेप 12वां जो होता है वो स्टेप होता है आपका, अभी आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर लिए हैं, आपको अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है और आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है एज़ पर द रिक्वायरमेंट आपकी प्रोफाइल के, वो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। अपलोड करते हुए आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जिस हेडर में आपको चाहिए वो आपको उसी को अपलोड करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो उस चक्कर में उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और उनको वापस से फिर से सारा काम ही दोबारा करना पड़ता है जो उनका पहली बार में सही हो सकता था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आपका टाइम ख़राब होगा, वेस्ट हो जाएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर देंगे, आपको वहाँ पे अपनी फ़ीस पे करनी होती है। जो फ़ीस जो होती है आपकी 70,000 पर पर्सन के हिसाब से होती है। ये कम नीचे हो सकती है, डिपेंड करता है आपको उस दिन का करेंसी एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। टाइम टेकन इसमें हो सकता है आपको 1 दिन तक का लग सकता है, वो भी कम भी लग सकता है, बिकॉज़ आपको ऑलरेडी अपने सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखने चाहिए बिफोर अपलोडिंग, ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए और आपकी प्रोफाइल रिजेक्शन के चांसेस कम रहें। दोस्तों आपके पीआर प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 13वां जो होता है, उसमें आपको वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आपको फ़ीस पे करने के विदिन 48 आवर्स आपके पास कंफर्मेशन आ जाती है कि आपकी फ़ीस उनको मिल चुकी है। और जैसे आप इसमें स्टेप 13 पे पहुंचते हो, जैसे आपने ऑलरेडी मेडिकल अपना सबमिट कर दिया है, तो आपको जो है विदिन 45 डेज़ आपको प्रोफाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपका जो मेडिकल टेस्ट सबमिट किया था वो क्लियर हो चुका है। एंड उसके 2 से 3 दिन बाद आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा कि आपको बायोमेट्रिक जो है आपका स्कैन करवाना है अपने नियरेस्ट वीएफएस में जाके, तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और दोस्तों इसको करवाने की जो कॉस्ट होती है उसकी पहुँच चुके हैं आपके पीआर प्रोसेस के स्टेप 14 पे 14 पे, जिसमें होता है आपको अपना बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको जो होता है आपका नियरेस्ट वीएफएस ऑफिस जो होता है वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करते हो। वहाँ पे आप जाते हो और आपका वहाँ पे रेटिना स्कैन होता है और आपके फिंगर्स स्कैन किए जाते हैं। इसको ऑन एन एवरेज 2 घंटे तक का टाइम लग जाता है। कॉस्ट बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आप एप्लीकेशन सबमिट के टाइम पे फीस ऑलरेडी पे कर चुके हो। इसके करवाने के आपको 24 घंटे के बाद तकरीबन IRCTC से मैसेज आएगा कि आपका जो बायोमेट्रिक हो चुका है वो डन हो चुका है और आपकी फ़ाइल जो है प्रोसेस में लग चुकी है पीआर के। दोस्तों ऑन एन एवरेज 6 महीने तक का टाइम लगता है एक पीआर स्टेटस को अप्रूव होने में। तो अभी आपको जो है वेट करना है 6 महीने और आपको अपना तैयारी करनी है कनाडा पहुंचने की। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लास्ट और 15वें स्टेप पे आपके पीआर प्रोसेस के। अभी जैसे आपने अपना पीआर का आपका जो है आपके पास स्टेटस आ चुका है, पीपीआर आपकी आ चुकी है, और उसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, आपको अपनी पीपीआर आने के बाद जो होगा पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजना होगा नियरेस्ट वीएफएस स्किल में। इसमें जो टाइम लग सकते हैं आपके 10 से 20 दिन का टाइम लग सकता है ऑन एन एवरेज, डिपेंड करता है बीच में छुट्टियां कितनी हैं और आप जो वीएफएस है उसकी प्रोसेस कितना जल्दी होता है। कॉस्ट इसकी बिल्कुल फ्री है अगर आपने एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे पासपोर्ट स्टैंपिंग की फ़ीस पे कर दी है। अगर नहीं करी है तो आप वहाँ पे जाके पहले फ़ीस पे करते हैं, देन उसके बाद आप जाके वहाँ पे अपना पासपोर्ट सबमिट कर देते हैं स्टैंपिंग के लिए। अभी इसके बाद जो है आपका आप ड्रीम पूरा करने के लिए आप इंडिया से फ्लाई करते हो कनाडा के लिए और अपना सपना जीने वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो नई वीडियोज़ आएँ आपको मिल जाएं और आप उनको देखते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।